बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। हाँ रौनक, किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है? ऐसे कर रही या इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। बेटा ध्यान देना, आपको मैंने एक दो एग्जांपल बताया था और उसको करना बताया भी था, ठीक। अब चलो एक एग्जांपल और कर लेते, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। बेटा ध्यान देना, अगर कोई कपल है जिसमें एक पार्टनर का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है, और आपको बताना है कि इनके जो प्रोजनी होंगी उसमें जो पहला बच्चा होगा, मैंने देखो एग्जामिनर पता है कभी कभी आप कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है, फर्स्ट सन। अरे भाई सन हो चाहे डॉटर हो, उससे क्या लेना देना है ब्लड ग्रुप और जेंडर का। लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट सन फर्स्ट डॉटर ऐसे करके सवाल देता है। आप उस पर मत कंफ्यूज होना कि सर ने तो बताया नहीं कि बेटे में कौन सा होगा बेटी में कौन होगा, ठीक। वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर पहले बेबी की बात करें और किसी भी जेंडर का हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी ब्लड ग्रुप आने की, हम देख लेते हैं टोटल कितने बनेंगे। देखो बेटा ध्यान देना, चाहे वो फर्स्ट प्रोजनी कहें, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग कहें, चाहे वो ऑफ स्प्रिंग्स कहें, आपको लगाना ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयर। क्या करना है? पेयर। पेयर करना है, ठीक। अब पेयर हो गया, हो गया। यही हुआ। इसका मतलब यहाँ सिर्फ दो ही ब्लड ग्रुप बनेंगे, कौन कौन? बी एंड ओ। मतलब चाहे पहला हो चाहे जो भी हो, बी के बनने के 50% चांसेस हैं और ओ के बनने के 50% चांसेस हैं। अगर 3 होता तो हम लोग 33% बोलते, 4 होता 25% बोलते, 2 है तो या फिर बी बनेगा या फिर ओ बनेगा। समझ गए? अब एग्जामिनर पता है अभी आपके लेवल पे नहीं जाएगा हेट्रोजाइगस बी होमोजाइगस बी, ऐसा जल्दी नहीं जाता है। हाँ, थ्योरेटिकल सवाल देते समय क्या कर सकता है, इसी सवाल को जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। एग्जामिनर ने कहा कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी है, यहाँ पर ए है, ठीक। अब उसने क्या किया, कंडीशन लगा दिया कि यहाँ होमोजाइगस बी है, अर्थात दोनों बी है। यहाँ का हमें नहीं बताया, जब नहीं बताया तो हम इसको ओ से पेयर करेंगे, ठीक। और कह रहा है कि अब बताओ इसके बारे में कौन सी बात सही है। उसमें एग्जामिनर ना ये सब खाने खूने नहीं देगा, वो पूछेगा कि पहले बच्चे में इतने % चांसेस फला ब्लड ग्रुप आने के, दूसरे में इतने % चांसेस, इस तरह के देगा। तो आप पहले इसको निकाल लो। यहाँ क्या करोगे, बी एंड बी, यहाँ ए एंड ओ, ए बी 50% तो ए बी हो गया, बी ओ 50% बी हो गया। अब एग्जामिनर आपसे यहीं गेम खेलेगा, कहेगा कि पहले बच्चे में 100% चांस है होमोजाइगस बी बनने का। गलत है, होमोजाइगस बी तो किसी हालत में नहीं बनेगा, समझ गए ना। हेट्रो ए तो बनेगा ही नहीं, ओ बनेगा नहीं, ओ कम से कम दोनों तरफ हेट्रो होना जरूरी है, तभी तो ओ आएगा ना। तो इस तरह के वो बेटा स्टेटमेंट देगा, जब तक इसको आप सॉल्व नहीं करोगे स्टेटमेंट आपसे नहीं निकलेगा। इसलिए इस सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वही कहानी है, 50% ए बी 50% बी, लेकिन बी कौन सा? हेट्रोजाइगस बी। आदित्य कौन सा? हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस बी नहीं बनेगा। समझ गए? चलो दोनों एग्जाम्पल लिख लो एक बार। कुछ खुराना एब्सेंट है ना? अच्छा, आहूजा भी एब्सेंट है।
हो गया। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना, ठीक, ये जेनेटिक्स का वर्ड है। हो गया। अगली हेडिंग बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मिटा दें इसको। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक, हम ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं बेटा। देखो ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड का जमना। एक बात याद रखना इधर, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, सही है ना। आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज मूव कर रही है सारी। क्लोज्ड ब्लड वेसल के भीतर ब्लड आपका क्लॉट नहीं करता, स्मूथली मूव करता रहता है। यहाँ ब्लड क्लॉट ना करने की वजह है हेपेरिन। क्या है? हेपेरिन। हेपेरिन इज सिक्रीशन ऑफ लीवर सेल। यहाँ पे जो काम करता है, इनका सिक्रीशन बेसोफिल से भी होता है, ठीक। हेपेरिन इज अ बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ज़्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊँ थोड़ा आपसे लेवल बढ़ जाए। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। यहाँ तक तो आपका लेवल सही है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे कौन सा ग्लाइको, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, फिर कहोगे कि देखो मैं नीट यूजी की तैयारी कर रहा हूँ, एमबीबीएस नहीं किया हूँ और न मैं सी बायोकेमिस्ट्री हूँ, सही है कि नहीं। बट टेंशन ना लो, जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊँगा तो आपको बता दूंगा किस किस ग्लाइकोप्रोटीन में मोनोसेक्राइड है, कहाँ कहाँ पॉलीसेक्राइड है, ठीक। अभी बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। इधर ध्यान देना, ग्लाइकोप्रोटीन। अब जब आपको इंजरी हुई, जैसे मान लो यहाँ पे आप इंजर्ड हो गया रुचिका, इंजरी हुई, तो आप क्या देखते हो कि कभी कभी आप ना बड़े स्टाइल में जा रहे होते हो स्कूटी लेकर के, यूँ खाली सड़क है, आपने थोड़ा सा यूँ किया और स्किड कर गई और आप आ गए नीचे, और पता चला कि ना बिना ब्रांड वाला जीन्स यहाँ ब्रांडेड हो जाता है, हाँ कट कुट जाता है, सही है कि नहीं। और उस दौरान क्या होता है, हल्का सा आपको स्क्रैच भी आता है, ब्लीडिंग भी होती है। थोड़े समय बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे एक मोटी सी लेयर सी बन जाती है ना, पपड़ी जिसे बोलते हो, बाद में धीरे धीरे छोड़ती है। तो वो एक्चुअल में वही उसने ही क्लॉट किया, वही क्लॉटिंग है, उसने ही ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया है। अब क्या होगा कि यहाँ धीरे धीरे आपको पपड़ी सी दिखने लगेगी, वो क्लॉट है। वो क्या है? क्लॉट। ये क्लॉट बना कैसे, यही हमें मेंशन करना है, यही मैकेनिज्म समझना है, ठीक बेटा। बताएं अब। देखो बेटा, अब ये आपकी स्किन वगैरह है, ठीक। अब बेटा जैसे आपको इंजरी हुई, आपको ब्लड निकलना शुरू हुआ, कुछ समय तक ब्लड निकलता रहा। थोड़ी देर बाद आपका ब्लड धीरे धीरे अपने आप क्लॉट कर गया, धीरे धीरे बहना बंद हो गया। और पता है हम इंडियंस खून को जाया नहीं होने देते, हाथ में कट लगा मुंह में डाल लेते उंगली, है ना, अजीब है ना। तो और कई लोग तो और महान हैं, धरती माता मिट्टी लगा लेते, उनको नहीं पता धरती माता की मिट्टी लगा तो रहे हो, ठीक है माता हैं, बट कभी कभी माता का गुस्सा भी देखना पड़ता है। अगर उसमें आपको टेटनस के स्पोर मिल गए, कहानी तो होली फिर, इन्फेक्टियस स्पोर्स माइक्रोब्स मिल गए तो कहानी होली फिर। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि अगर आप कभी भी इंजर्ड होते हो, इस तरह से हर्ट होते हो,
चोट लगती है, जहाँ ब्लीडिंग होती है, तो पहले आप वाउंड को, अपने घाव को साफ़ करो। साफ़ करने के बाद फिर उस पर आप एंटीसेप्टिक वगैरह लगाओ, जिससे वहाँ पर माइक्रोबियल जनरेशन ना हो, ग्रोथ ना हो, और फिर आप उसकी ड्रेसिंग वगैरह करो अगर बड़ा घाव है तो। ये जो आपका तरीका होता है ना, मिट्टी लगा दो, पत्ते लगा दो, ये कभी कभी बड़ा हार्मफुल हो जाता है। समझ गए ना, इनसे बचना। मैं पहले से बता, कई लोग हैं चोट लगी सिकाई वकाई शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे मैंने कैसे देखे हैं कि पैर काटने की नौबत आ गई। CD डीलक्स बाइक आती है ना, आती थी कि आती है। अब कोई एक जैसे होते हैं ना गांव में लोग सब्जी उब्जी उगाई, बाइक पे पीछे कट्टे रखे हो, चल देते हैं मार्केट। तो उनके क्या हुआ कि किक से हल्की सी इंजरी हो गई। अब वो भाई साहब थोड़ा सा रिमोट एरिया के थे, तो जहाँ रिमोट एरिया वालों का ना थोड़ा सा ऐश जीते हैं, सच बता रहा हूँ, रिमोट एरिया बड़े ऐश जीते हैं। उनका अपना बीवरेज निकाल के पीते हैं, वो ठेके से नहीं खरीदते, पता है कि नहीं, अपना बनाते, उनकी खुद की इंडस्ट्री होती है। तो उन्होंने क्या किया, लगा के सकाई वकाई कर दी। अब वो धीरे से मांस ख़राब हो गया उनका, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। हमें कुछ नहीं पता, एक दिन अचानक फ़ोन आता है अननोन नंबर से, भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं फलां हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं कहा अच्छा ये अरे मैं कहा मेरे तो पास है। मैं गया देखा, वहाँ के डॉक्टर जो थे ना, और ऑस्टो वाले और सर्जन दोनों जानकार थे। मैं गया देखा, भाई साहब उनके ये पैर इतना हो गया, फूल चुका है। तो डॉक्टर वर्मा आए, उसमें मिले। मैंने कहा कि आप OT में आके देख लेना, ऐसा कुछ है नहीं, आ जाना साथ आ जाना। मैं गया देखा, मैं कहा डॉक्टर साहब ये मामला तो ख़राब है। कि नहीं यार हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब बचना चाह रहे थे क्योंकि मामला बिगड़ चुका था, उन्होंने रिलीव कर दिया। डॉक्टर गए अब RD पटेल के पास, उन्होंने कहा यार ये मांस निकलवाओ। फिर फ़ोन आया, फिर डॉक्टर उमेश के पास ले गए, उन्होंने पूरा मांस यहाँ से काट के निकाला, इतना मांस निकला। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन तक बोन को ऐसे ब्लेड से साफ़ करते रहे, जब तक वो काला पड़ जाता था साफ़ कर देते थे, काला पड़ जाता था साफ़ कर देते थे। जब वो काला पड़ना बंद हुआ, फिर उनके इस पोर्शन से मांस निकाला गया, यहाँ लगाया गया, प्लास्टिक सर्जरी की गई। गलती क्या थी, देसी नुस्खे की सिकाई मत किया करो। कभी कभी कर लेते ना आप लोग, ये प्याज लगा दिया, बैगन लगा दिया, आटा लगा दिया, क्या लगा दिया, पता नहीं क्या क्या लगा देते हो तो हल्दी वल्दी छोप देते हैं पूरा सा। ये मत किया करो बेटा, वो मांस ख़राब हो जाए, करते हैं लोग गाँव में, मत किया करो। चलो अब क्या होगा, ये तो मैं आपको अवेयर किया, इधर देखना। अब क्या होगा, यहाँ जो इंजरी हुई है बेटा, यहाँ पे जो आपके इंजर्ड टिश्यूज़ हैं, इनसे निकलेगा एक केमिकल। क्या निकलेगा, एक केमिकल निकलेगा। उस केमिकल का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। बिल्कुल सही बात है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और उसी दौरान इस यहाँ पर ब्लड वेसल में बहते हुए जो प्लेटलेट हैं वो भी डिसइंटीग्रेट होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। आपको बताया गया था ना, थ्रोम्बोसाइट। वो क्या करेंगे, यहाँ जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये भी रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, बट उसे हम लोग प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेंगे या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 3। मैं 3 इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो जो 13 फैक्टर हैं वो आपके काम के नहीं, मॉड्यूल में दिए गए हैं, बट वो है नहीं। बट हम लोग इंसाइड लेते हैं, कैस्केड थ्योरी की वजह से ये हो जाता है। ये जो फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ये आपके काम का है, ठीक बेटा, ध्यान देना। यहाँ पर भी निकलेगा प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये अब कैल्शियम इनके लिए रिक्वायर्ड है। कैल्शियम के साथ साथ इनको और क्या चाहिए, नहीं, विटामिन के अगले स्टेप में है। यहाँ चाहिए इनको कैल्शियम आयन, और चाहिए प्रोटीन्स। क्या चाहिए, प्रोटीन। ये करेंगे क्या, ये बनेंगे प्रोथ्रोम्बिनेज, एंजाइम बन जाएंगे, ध्यान देना, बना देंगे। प्रोथ्रोम्बिनेज बनेगा।
अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट करेगा किसको? प्रोथ्रोम्बिन को विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। यहां आएगा विटामिन के। अब प्रोथ्रोम्बिन बदल जाए किसमें? थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन जाके फिर काम करेगा एंजाइम का, और ये क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन को चेंज करेगा, फाइब्रिन मतलब धागे में, फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। बेटा किस में कन्वर्ट करेगा? फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन क्या करेगा? यहाँ जहाँ आपको चोट लगी है बेटा, यहाँ देखना, फ़ोन बंद कर लो और यहाँ देख लो, यहाँ जो छेद बना हुआ है, यहाँ क्या बनेगा? इसे फाइब्रिन आके इसे जाल बना देगा। इसे ऐसे जाल बना दिया। इस जाल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो बह रही थी फंस जाएंगे, ऐसे ऐसे फंस जाएंगी। ये हो गया क्लॉट, ये होगी क्लॉटिंग की प्रोसेस। यहाँ जाल बनेगा, यहीं से ना कि पूरा, अभी तक कहाँ थी बेटा आप? यहीं थे। चलो इधर देखो, जब केमिकली सेम है, बट बेटा आपको बता दें, तुम यहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हो जाओ, कोई दूसरी कोचिंग से पढ़ के सेलेक्ट हो जाए, मेडिकल कॉलेज में सेम जाओगे, डिग्री सेम मिलेगी। इनकी ओरिजिन अलग है बट फंक्शन नेचर सेम है। ओरिजिन अलग है बस, समझ रहे हो ना बेटा? ध्यान देना लक्ष्य का। जब आपको इंजरी होगी, कोई भी आपका बॉडी पार्ट हर्ट हो गया जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, हर्ट होना मतलब चोट लगना, जानते हो ना? आई नहीं कि मैं हर्ट हो गया, वो बात वही होती है, ठीक है? हाँ, तो ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग आप देखते हैं 2 से 8 मिनट में रुक जाती है। ये 2 से 8 मिनट जो है, इट इज़ टाइम पीरियड ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इस दौरान यही प्रोसेस होती है कि इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट दोनों निकालती हैं केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों सेम केमिकल निकालते हैं। ये कैल्शियम और प्रोटीन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज बनाते हैं। एज एंजाइम है जो क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, जो आपको जब प्लाज्मा पढ़ाया था मैंने बताया था, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और इम्यूनोग्लोब्युलिन होते हैं ना, मैंने बताया था फाइब्रिनोजन हेल्प करेगा किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। आज उसका प्रूफ आपके सामने आ गया कि ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल गया, और यहाँ जाल बनाएगा, उस जाल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी? फंस जाएंगी और क्लॉट बना लेगी। और प्रिवेंट किसको करेंगी? ब्लीडिंग को। किसको प्रिवेंट करेंगी? ब्लीडिंग। अगर बेटा आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन के कम हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग आपका डिले हो जाएगा या फिर नहीं होगा। समझ गए? कैल्शियम का आपको कहाँ कहाँ रोल करता है? कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में रोल करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल करता है, और बोलो टीथ में, टीथ फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कई जगह हेल्प करता है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, इसलिए रोज़ शाम को 1 गिलास दूध पीना है। ठीक, इसको बनाओ फिर लिखवाता हूँ। क्या करेगा? काइनेज, यही जो ये काम ये कर रहा है वही काम वो करेगा। एज, काइन मतलब स्टिमुलेट करना। कैस्केड थ्योरी यही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टकराना, उसे कहते हैं कैस्केड। एंजाइम सारी प्रोटीन होती है, कैस्केड प्रोटीन नहीं होता, वो कैस्केड थ्योरी है कि कैस्केड में क्या होता है, एक बॉल दूसरे बॉल से टकराती है ना, तो यहाँ पे एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए कहते हैं कैस्केड थ्योरी। उसमें 13 प्रोटीन उस थ्योरी में बताई गई है, लेकिन समझ गए, उसे कहा गया कैस्केड थ्योरी। और यही कैस्केड वर्ड आपको यूज किया जाता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन में, याद है? हाँ, तो सिकल सेल एनीमिया में कैस्केड
कैस्केड बॉल होता है। और पता है एक बात बता दूं आपको, बुक से एनसीईआरटी में एक जगह आपको डिफरेंस नज़र आएगा। हर बुक वालों ने क्या लिखा है कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म है। जबकि एनसीईआरटी उल्टा लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होकर थ्रोम्बिन हो जाएगा, फाइब्रिनोजन एक्टिव होके के। ये थोड़ा सा डिफरेंस कहीं कहीं बच्चों ने दिखाया है। अब उसमें प्रिंट है, कहाँ प्रिंट है, आप अपने एनसीईआरटी से मैच कर लेना। बन गया सबका, लिखाएं। हाँ करेगा, ये वाला जो है उसको इनएक्टिवेट नहीं करेगा तो फिर वो तो क्लॉटिंग को रोकता रहेगा ना। अभी लिखाते समय लिखा दूंगा। नोट कराऊं, inside the blood vessel heparin prevents blood clotting. HEPARIN, heparin prevents blood clotting. स्टार पॉइंट बना के लिखना। heparin is secretion of liver and chemically glycoprotein. लीवर के मास्ट सेल से निकलती है। किस सेल से? मास्ट सेल। हो गया, आगे लिखना। व्हेन, अगला पॉइंट स्टार के बाहर, व्हेन बॉडी पार्ट्स गेट इंजर्ड और हर्ट। इंजर्ड लिख लो, हर्ट वर्ड क्या लिख रहे हो? बॉडी पार्ट गेट इंजर्ड, देन ब्लीडिंग अकर्स। उस समय रुधिर प्रवाह होता है, रुधिर बहता है, ब्लीडिंग अकर्स। बट आफ्टर सम टाइम bleeding is prevented by formation of a clot at injured place called as blood clotting. स्कम लिखते हैं कहीं कहीं, SCUM, स्कम, ये उबार सब, कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग।
लिखना। ब्लड क्लॉटिंग पीरियड इज 2 to 8 minutes। हो गया बेटा। यहाँ पर मैं आपको एक स्टाइल लिखवाऊंगा। एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक आनुवंशिक बीमारी होती है हीमोफीलिया। 10th में नाम सुना होगा। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग पीरियड बढ़ जाता है। ये जो 2 to 8 मिनट है, ये 30 मिनट्स to 24 आवर्स हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, वो जीन ही आपका इनएक्टिव हो जाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो प्रोटीन बनाता है, उसे हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। तो बेटा बस आप इतना लिख लो यहाँ पर 11th में कि हीमोफीलिया के केस में ब्लड क्लॉटिंग पीरियड डिले कर जाता है, मतलब इलोंगेट कर जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। और इस बीमारी को पहली बार हम लोगों ने रानी विक्टोरिया के फैमिली में ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है, शाही बीमारी। हाँ, जीन इम्प्लांट करवा लो, जीन थेरेपी। कुछ नहीं है, एक माइनर होता है, एक मेजर होता है, वो जीन पे डिपेंड करता है ना। आगे बताऊंगा जब हीमोफीलिया पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको थैलेसीमिया भी ए और बी बता देंगे, हीमोफीलिया भी है, सिकल सेल एनीमिया भी, वो जेनेटिक डिसऑर्डर। बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ना, ठीक। पूरा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर 1.5-2 महीने चलेगा ख़त्म ही नहीं होता। पूरे 1 महीने से फालतू ही पढ़ाता हूँ। चलो लिख लिया, आगे स्टार पॉइंट बना के लिखना। लिखो, इन जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोफीलिया HAEMOPHILIA हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग पीरियड बिकम 30 मिनट्स to 24 आवर्स। आधे घंटे से लेकर 24 घंटे, 24 घंटे इसका ब्लड बहेगा। आपको लगता है बचेगा? बॉडी में ही नहीं बचेगा। क्या बताया था? इलोंगेटेड फ्रॉम, बिकम लिखाया था, बिकम फ्रॉम 30 मिनट to 24 आवर्स। सो लीड्स डेथ, और मौत कॉज करता है। सो लीड्स डेथ। और क्या, ब्लड निकल गया, इंसान की शरीर हल्की हो गई, इस लोग से उस लोग चला जाता है। सही है ना? कभी आप लोगों ने सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। सब यहाँ आपको जलाएंगे, दफनाएंगे, मिठाई खाकर अपने घर चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। वो फालतू की चीज़ें हैं कि मौत के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप विश्वास करते हो कि आपका पुनर्जन्म होगा तो आपको एक मैं ऑप्शन देता हूँ, आपकी पूरी संपदा सेफ रहेगी, सारी की सारी सेफ रहेगी। आप सारा का सारा पैसा आप उठा के हमें दे जाना, जब पूरी प्रॉपर्टी में जब पुनर्जन्म होगा आके ले जाना। ईमानदार आदमी हूँ, दे दूँगा। सही है ना? आगे भरोसा करते हो तो आधे सोच रहे बड़े चालाक हो। चलो इसको लिख लिया। हाँ हाँ बेटा, तुम कुछ बोल रही थी। सर पिछली बार आपने कहा था कि होता है ये सब कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती है। वो एनर्जी वाली बात अलग है, ये पुनर्जन्म वाली बात वो तो मैंने भूतों पे बताया था आप लोगों के बारे में। चलो आगे देखते हैं। इसको कर लिया, आगे लिखना। ड्यूरिंग इंजरी, नहीं ऐसे, ड्यूरिंग इंजरी इंजर्ड टिश्यू and platelets secrete thromboplastin।
ये लिखा हो थ्रोम्बोप्लास्टिन विच सिंथेसाइज prothrombinase with the help of calcium ions and some proteins. Calcium ions मतलब Ca++, calcium ions and some proteins. लिखना थ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज inactivate heparin and convert prothrombin into thrombin. And convert prothrombin into thrombin. हो गया? लिखो स्टार पॉइंट बना के. विटामिन के इज essential for blood clotting full stop. उसी में अब लिखना deficiency of vitamin K causes हीमोरेजिक डिजीज. ये लिखा है HAEMORHAGIC हीमोरेजिक डिजीज इन चिल्ड्रन. अब कहोगे ये कौन सी बला है, कौन सी बीमारी है? आपको बता दें बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है ना, बॉडी के भीतर इनसाइड अपने आप ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, और उसके लिए जिम्मेदार होती है विटामिन के की डेफिशिएंसी. इसलिए बच्चों को हम लोग देखो बचपन में ध्यान रखते हैं, विटामिन ए डी के इन सब को सोल्यूशन पिलाते हैं उनको, सिरप टॉनिक कुछ, जिससे उनकी बॉडी में वो चीज़ बैलेंस बनी रहे. इंटरनल पार्ट से, किसी भी पार्ट से हो जाती है, इंटेस्टाइनल से, मेसेंट्री से, क्योंकि उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है ना, थोड़ा सा भी हुआ, और उनका प्रेशर हार्ट बीट भी हमसे ज़्यादा होता है. ठीक, बच्चे को बड़ा सेफ रखना पड़ता है, बहुत हद से ज़्यादा. और आपको लगता है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए किया क्या है. चलो इतना कर लिया, आगे लिखते हैं बेटा. अब आगे आते हैं. थ्रोम्बिन कन्वर्ट, नहीं ऐसे बेटा, जब स्टार होता है तो मैं बोल देता हूँ. लिखो थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, लाइन चेंज करें. फाइब्रिन मेक्स नेटवर्क at injured place या injured site. And leads clotting with the help of blood cells. NCERT लिखा होगा with the help of blood formed elements. हाँ नहीं, formed elements लिखा है कि नहीं लिखा है ना, इन्हीं blood cells के लिए लिखा है formed elements. हाँ, with the help of blood cells and leads clotting with the help of blood cells. फॉर्म्ड एलिमेंट में बेटा ये ही सारी चीज़ें आती हैं, बाकी तो प्लाज्मा हो जाता है ना.
एनसीईआरटी ने लिखा है इस बात को, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ब्लड सेल्स। लिख लिया? ये तो बेटा अब देखो यहाँ पर एक बात बता दें, इस घटना को जो हमने पढ़ाया है इसको एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैस्केड थ्योरी। जो पुराना सिलेबस हमारा था उसमें सवाल पूछा जाता था कि कैस्केड थ्योरी किसके लिए बताई जाती है या किस काम के लिए है, तो आप क्या बताओगे? ब्लड क्लॉटिंग। मैंने उसमें मॉड्यूल में लिख रखा है इस बात को, और 13 के 13 फैक्टर भी उसके लिखे हैं, 13 फैक्टर यहाँ नहीं लिखाएंगे, ठीक? बस इस बात को लिखना चाहो लिख लो, लिखो। Mechanism of blood clotting. Mechanism of blood clotting is explained by cascade theory. CASCADE cascade theory. CADE cascade theory. Cascade theory. फुल स्टॉप। हो गया? ये तो बेटा आपका रुधिर का थक्का बनना बताया गया, ठीक? जस्ट आप सोचो 1 मिनट के लिए, अगर यही ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ अगर ऐसे क्लॉट किसी चीज़ का बन जाए आपके ब्लड वेसल के अंदर, उभार आ जाए, और ये ब्लड क्लॉट पता है कहाँ हो? जो आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर एक क्लॉट हो जाए, तो आपका ब्लड ऐसे चलेगा, सीधा नहीं बहेगा, यहाँ प्रेशर पड़ेगा, और आपको पता है आप हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाओगे। पता है कि नहीं ये बात? आगे पढ़ाऊँगा, हार्ट पढ़ाने दो एक बार, ठीक? अगर अंदर क्लॉटिंग हो गई, और मज़ेदार बात है, आप सोचो अगर कोई क्लॉट ऐसा बन जाए छोटा सा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से थोड़ा बड़ा हो, और एक क्लॉट फ्रीली आपकी बॉडी में घूमे, तो क्या कर सकता है? कमाल कर सकता है। सही है ना बेटा? बीमारियां इतने तरह की हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, कि हमारे पास का मतलब पढ़ने के लिए, ठीक नहीं? अच्छा भगवान बचाए तो हमारे पास मतलब पढ़ने के लिए, तो क्या बताएं? इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ढंग से रहो, ढंग से खाओ, सादा, और ज़्यादा इधर उधर केमिकल और हवाई चटर पटर खाने में ना रहो, नहीं तो बीमारी एक बार हो जाती है ना, और एक बार केमिकल लेना शुरू कर दिए आप, वो बीमारी तो दब जाएगी, दूसरी आ जाएगी। मैंने देखा है जो लोग मेडिसिन खाना शुरू कर दिए ना, बंद ही नहीं होती उनकी, नहीं बंद होती। चलो ये हो गया बेटा। अब ब्लड क्लॉटिंग के बाद लिम्फ एक पैराग्राफ है, पढ़ाऊँ कि मॉड्यूल से पढ़ लोगे? पढ़ लेंगे तो हेड एक पैराग्राफ तो है। तुम कम पढ़े लिखे हो, इनसे कम पढ़े लिखे हो, ये पढ़ लेंगे। ओहो हो। अब तुम लोग, अच्छा पहली रैंक किसकी आती है टेस्ट में? हाँ, करण कुणाल। वाकई उसने प्रूव किया है कि वो तुमसे ज़्यादा जानता है। ठीक है, चलो हेडिंग बनाओ, लिम्फ। लिम्फ लिम्फ इधर देखना बेटा, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, बाय द वे आर्टरी है, ठीक? आर्टरी आकर के यहाँ डिवाइड करेगी,
इधर देखो, ये है आर्टरी, ये है वेन, ये है कैपलरीज। हो गया, क्या है? कैपलरीज। बेटा यहां आपकी टिश्यूज हैं, टिश्यूज लगी हुई है। बेटा ध्यान देना, इधर से ब्लड आएगा बेटा,